तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम। और उससे पहले आप एक बार एक व्यू ले लीजिए इसका कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी आपके 2024 क्वेश्चंस में। अगर आप देखेंगे तो ये 2024 के क्वेश्चन है। 10 से 12 क्वेश्चन आप इसको लिंक कर सकते हैं एनसीईआरटी से ही। मरीन वेस्ट क्लाइमेट आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है 50 से 250 सेंटीमीटर। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बाकी पुराने वीडियोज़ में सब में मैंने आपको बताया ही है। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फॉग एंड मिस्ट, तो 5 मिनट का टाइम दीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट सही से समझ में आते हैं तो वीडियो कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा, वरना फिर आप स्किप करके जा सकते हैं अगर नहीं समझ में आता है तो। बट व्यूज़ और आप जो है सब्सक्राइबर देख के मत जज कीजिएगा, क्योंकि इसमें फ़ायदा आपका ही है ओवरऑल। जब अब क्या कहना है, फॉग और मिस्ट की हम बात कर रहे हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एन एयर मास कंटेनिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर फॉल्स ऑल ऑफ सडन। तो ये कह रहा है कि जब टेम्परेचर जो है किसी एयर मास का, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एयर मास है और उसका जो टेम्परेचर है जिसमें बहुत सारे वाटर वेपर्स हैं, यानी इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि एक लीटर की बॉटल है, अब उसके अंदर मान लीजिए 75-80% पानी भरा हुआ है। तो क्या होगा इसमें, इसका जो टेम्परेचर है ऑल ऑफ सडन ड्रॉप कर जाएगा, और अचानक से जैसा ही इसका टेम्परेचर जो है वो नीचे जाएगा तो यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाएगी, कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। और अब कंडेंसेशन से क्या होने वाला है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कंडेंसेशन से, यही होगा कि इटसेल्फ ऑन फाइन डस्ट पार्टिकल्स। तो इसके अंदर जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स होंगे ना, उसके ऊपर कंडेंसेशन होने वाला है। और इस वजह से सो द फॉग इज अ क्लाउड, तो उसको फॉग का उसमें फॉर्मेशन होगा। और इस हिसाब से आप ये कह सकते हैं जो आपका फॉग होता है वो एक क्लाउड के जैसा ही होता है। जैसे आसमान में देखेंगे जो आपका क्लाउड होता है उसमें एक न्यूक्लियाई होती है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जिसके अराउंड जो वाटर वेपर है वो कलेक्ट हो जाते हैं और वो कंडेंस होते हैं। बस उसी के जैसे इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेम चीज हो रही है, विथ इट्स वेस एट और वेरी नियर टू द ग्राउंड। बस अंतर इसमें और बादल में इतना ही है कि इसका जो बेस है वो सरफेस के पास में है, इस वजह से हमें अपनी आंखों से दिखता है और आंखों के आगे अंधियारा छा जाता है। जैसा कि आप लोगों को तभी मैंने बताया था कि सूरज कहता है मैंने तुमको गर्मी दी, ऊर्जा दी, ताकि तुम स्वच्छंद विचरण कर सको और तुम अर्थ की और धरा के साथ आकर के अपनी एनर्जी को जो है उससे ठंडे हो रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द फॉग इज अ क्लाउड विद इट्स बेस एट द ग्राउंड। बिकॉज ऑफ द फॉग, अब फॉग एंड मिस्ट की वजह से द विजिबिलिटी बिकम्स पुअर टू जीरो, और यहाँ पर हमारी विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। अगर आप देखेंगे ठंडी में आप कहीं पे जाते हैं, सुबह सुबह कोहरा पड़ा रहता है तो चारों तरफ से कुछ दिखता ही नहीं, और एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं हाईवेज़ के ऊपर। और आप जैसे ही साइकिल वगैरह लेके निकलेंगे तो आपकी आंखों पर, आपके हाथ पर, आपके शर्ट पैंट पर आप देखेंगे पूरा ऐसे ऐसे फॉग फॉग सा हो जाता है ना। अगर आप ब्लेजर पहन के निकलते हैं वो स्कूल वाला तो उसमें भी पूरा भर जाता है। ग्लव्स पहनेंगे, ग्लव्स के ऊपर पूरा जो वाटर पेपर है वो लग जाता है, मिस्ट लग जाती है। इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरियाज में इंडस्ट्रियल सेंटर्स स्मोक प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ मच न्यूक्लियाई। और जो अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर होते हैं उसमें जो स्मोक होता है वो एक अच्छी तरीके से न्यूक्लियाई का काम करता है और काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में वो प्रेजेंट होता है, और ये बढ़ा देता है फॉग एंड मिस्ट फॉर्मेशन को। जैसे कि सच एज कंडीशन व्हेन फॉग इज मिक्स विद स्नो, अब जैसे ही फॉग जो है मिक्स होता है स्मोक के साथ, इट इज डिस्क्राइब्ड एट स्मोक, और उसको हम स्मोक के रूप में जानते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द मिस्ट एंड फॉग इज दैट मिस्ट कंटेन मोर मॉइस्चर देन फॉग। और मिस्ट और फॉग में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि मिस्ट जो है वो बड़ा भाई है, यानी उसके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर होता है फॉग के कंपैरिजन में। इन मिस्ट ईच न्यूक्लियाई कंटेन अ थिकर लेयर ऑफ मॉइस्चर। और पता है कि एक जो न्यूक्लियाई होती है उसके चारों तरफ ज़्यादा मॉइस्चर होते हैं, थिक मॉइस्चर होता है। मिस्ट आर फ्रिक्वेंट ओवर माउंटेन्स, और मिस्ट हमें माउंटेन पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एज द राइजिंग वार्म एयर अप द स्लोप मीट्स कोल्ड सरफेस, क्योंकि जो राइजिंग वार्म एयर है वो स्लोप पर ऊपर जाएगी तो उसको ठंडा टेम्परेचर मिलेगा। तो अब ऐसे जा रही है स्लोप पे, अब आपको पता है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप, ओरोग्राफिक रेनफॉल आपने सुना होगा, वैसे ऊपर ये है आपका कोई वैली है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ेगी टेम्परेचर कम होने लगेगा, तो यहाँ पे ये जो है कंडेंसेशन इसका होने लगेगा और सरफेस ऊपर कोल्ड होती जाती है। फॉग्स आर ड्राइयर देन मिस्ट, और जो फॉग होते हैं वो ड्राइयर होते हैं मिस्ट से। मिस्ट में जब ज़्यादा पानी होगा तो ड्राइयर होंगे ही। एंड दे आर प्रिवलेंट वेयर वार्म करेंट्स ऑफ एयर कम इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड करंट। और यहाँ ये कहाँ ज़्यादा होता है,
जहाँ पर वार्म करंट ऑफ एयर कम इन कांटेक्ट विद कोल्ड करंट। तो आपको मैंने मास एयर मास से समझाए हुए थे। ये आपका एक टॉपिक है, एक पोल है, और ये टॉपिक वो पोल ऊपर की तरफ से और नीचे से टॉपिक से, तो यहाँ पे जब जाएगी सब टॉपिक पे ये मिलेगी, तो यहाँ पे फ्रंट का फॉर्मेशन होगा जिसमें ग्लाइड कर देगी वार्म एयर को, और कोल्ड एयर नीचे जाएगी, तो यहाँ पर ऑक्लूडेड फ्रंट बन जाएगी। नीचे जो है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा, ऊपर वार्म एयर हो जाएगी। तो वही चीज़ ये कह रहा है। फिर फॉग आर मिनी क्लाउड्स, इसको मिनी क्लाउड्स के रूप में भी जानते हैं। इन विच कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, जहाँ पर कंडेंसेशन होती है अराउंड न्यूक्लियाई प्रोवाइडेड बाई। तो ऐसे न्यूक्लियाई मतलब क्या कि एक छोटा सा ऐसा न्यूक्लियाई है, उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ जो वेपर हैं वो आके जम जाते हैं, तो एक जो है वहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस टेक प्लेस। डस्ट, अब इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, सॉल्ट पार्टिकल्स में देखने को मिलते हैं। क्लाउड्स की बात करते हैं तो क्लाउड इज अ मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स और टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस। तो क्लाउड होता है माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स का मास, यानी उसमें बहुत सारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो होते हैं, और सभी एक साथ मिलकर के कहते हैं बोलिए आपको किधर जाना है, तो कहते हैं कि ज़मीन पर जाना है, हमको तो बारिश होने लगती है। या फिर उसमें टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस भी होते हैं। अब कुछ होते हैं जो या सब ठंडे हो जाते हैं, ज़्यादा ठंडे हो गए तो कहेंगे भैया हम अब पानी नहीं रहेंगे, अब हम बन जाएंगे बर्फ़। बलफ की सीधी पर गाँव में कहते हैं बलफ, भैया बलफ जमीन है, बलफ, तो बर्फ़ जम जाती है। फिर फॉर्म आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है एंड फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन फ्री एयर एट अ कंसिडरेबल एलिवेशन। एक कंसिडरेबल एलिवेशन, एक ऊंचाई, एक जो इतनी ऊंचाई जितने में उनका काम हो सके, ठीक है। एज द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट द सम हाइट ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ दे टेक वेरियस शेप, तो उनको वेरियस शेप्स में आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू दियर हाइट, उनकी हाइट के हिसाब से। एक्सपेंस, डेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी, यानी वो किस ऊंचाई पर हैं, कितना उनका एक्सपेंशन हो रहा है, उनके अंदर की डेंसिटी कितनी है, ज़्यादा दूर दूर पार्टिकल हैं, पास पार्टिकल हैं, ट्रांसपेरेंसी कैसी है, और ओपेक्यूनेस ऑफ क्लाउड्स आर ग्रुप्ड अंडर 4 टाइप्स। तो यहाँ पे ये 4 टाइप्स में होते हैं क्लाउड्स, जैसे कि आप देखेंगे सिरस क्लाउड हो गया, क्यूमुलस क्लाउड हो गया, स्ट्रैटस क्लाउड और निम्बस क्लाउड। तो यहाँ पे सिरस, स्ट्रैटस, क्यूमुलस, निम्बस, एक आपको मैं फिगर दिखा दूँ जिससे आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो टाइप्स ऑफ क्लाउड्स में चलते हैं हम। तो ये है दोस्तों हमारे पास सारे ही क्लाउड्स। तो नीचे देखेंगे, नीचे वाली लेयर में यहाँ पे स्ट्रैटस देखने को आपको मिल जाएगा। स्ट्रैटस ये रहा आपका, फिर यहाँ पे अल्टो स्ट्रैटस हो जाएगा और फिर सीरो स्ट्रैटस हो जाएगा। यानी पहले स्ट्रैटस यानी आपका स्ट्रेटोस्फियर में है, फिर अल्टो स्ट्रैटस ट्रोपोस्फियर में है। देखिए अल्टो, ट्रोपोस्फियर, तो ऐसा कुछ आप ऐसे मतलब याद कर सकते हैं। अब ये हो सकता है ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर में, फिर आपके और ऊपर हूँ तो ये देखिए ऐसा हो सकता है ना, ट्रोपोस्फियर नीचे होता है, स्ट्रेटोस्फियर, तो स्ट्रैटस मतलब नीचे होगा, और फिर ये आपका अल्टो स्ट्रैटस हो जाएगा, सीरो स्ट्रैटस हो जाएगा, यानी SAC ऐसे याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो क्यूमुलस है उसमें भी ऐसे ही शुरू होता है, नीचे से ये चीज़ें आपकी सब बराबर आपको देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्ट्रैटो क्यूमुलस आप देखेंगे, फिर यहाँ से अल्टो क्यूमुलस देखेंगे। अल्टो मतलब ऊपर और सीरो मतलब सबसे ऊपर, सिर पर। सीरो मतलब सिर पर हो गया, और स्ट्रैटो मतलब आपके नीचे हो गया, और अल्टो मतलब बीच में हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे क्यूमुलस क्लाउड आता है, ये एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और जो सीरो स्ट्रैटस है, सीरो क्यूमुलस है, और एक आपका सीरस क्लाउड है। सीरस आपका थोड़ा सा अलग रहेगा, और यहाँ पे देखिए लंबे लंबे हैं ये। और यहाँ पर एक फिर निम्बो स्ट्रैटस आता है। नीचे वाले जितने हैं सब स्ट्रैटस हैं, स्ट्रैटो, स्ट्रैटस ऐसे होंगे ना। और ये क्यूमुलस है, और एक अकेले में क्यूमुलस है। यहाँ पे एक सीरस है, ठीक, यहाँ पे अकेले में सीरस आपको देखने को मिल जाएगा ये। और उसी के साथ यहाँ पे एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आपके कब फॉर्मेशन होते हैं, साइक्लोन्स वगैरह में आप लोगों ने ज़्यादा देखे होंगे, जो नीचे से यहाँ से ये देखिए, तो आपको मैंने क्या बताया था, TSMT।
यानी ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। सबसे नीचे क्या होती है? ट्रोपोस्फियर होती है। तो स्ट्रेटस यानी ट्रोपोस्फियर में है। ठीक, स्ट्रेटस मतलब ट्रोपोस्फियर में है, ये आपको देखने को मिलेगी। और ऐसे डिपेंड करता है कि इसकी लेंथ क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर नीचे वो हो सकती हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप ऐसे याद कर लीजिए इसको। स्टेटस, स्टेटस पहले नीचे होगा, फिर उसके ऊपर अल्टो स्टेटस यानी उसके ऊपर अबव एल्टीट्यूड पर, यानी हायर एल्टीट्यूड पे अल्टो स्टेटस मिल जाएगा। पहले स्टेटस लीजिए, फिर आप अल्टो स्टेटस यानी उसके ऊपर हो गया, फिर सीरो स्टेटस यानी आप एकदम सिर पर चढ़ गया है, फिर यहाँ पे स्ट्रेटो क्यूमुलस हो गया, यानी ये नीचे आया है। स्टेटस है जैसे वैसे क्यूमुलस है, तो क्यूमुलस में आप क्यूमुलस ले लीजिए तो स्ट्रेटो। ठीक, इसके ऊपर अल्टो आएगा। अल्टो मतलब एल्टीट्यूड पर जो आपके थोड़े और एल्टीट्यूड पे आपकी क्यूमुलस है। फिर सीरो यानी आपके सर के ऊपर जो और सीरो क्यूमुलस हैं ये हो जाएंगे। फिर एक क्यूमुलस आता है, ये देखिए ये तीनों एक साथ हो गए ना। स्ट्रेटो क्यूमुलस अलग है, क्यूमुलस अल्टो क्यूमुलस क्यूमुलस अलग है। तो स्ट्रेटो के साथ एक बार क्यूमुलस जोड़ दीजिए, एक बार क्यूमुलस अकेले जोड़ दीजिए। तो ऐसे याद कर लेंगे, 4-5 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब बाकी चलिए आगे मैं एक्सप्लेन करता ही हूँ आपको कौन कौन से हैं। जो सीरस क्लाउड्स होते हैं, ये देखिए सीरस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट हाई एल्टीट्यूड। तो सीरस क्लाउड हमेशा हाई एल्टीट्यूड पर फॉर्म होते हैं, जैसे कि 8000 से लेकर के 12000 मीटर तक। दे आर थिन एंड डिटैच क्लाउड्स, ये थिन होते हैं और डिटैच्ड होते हैं। हैविंग अ फेदरी अपीयरेंस। सीरस आपको दिखा देता हूँ कौन सा है सीरस। तो ये आपके सीरस है, इसका देखिए काफ़ी ज़्यादा एल्टीट्यूड पे आपको देखने को मिलेगा, और फेदर जैसे हैं, ये देखिए पंखों जैसे आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये चीज़ ये एक्सप्लेन कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे फिर आपका क्यूमुलस क्लाउड आ जाता है। ठीक, बात किसकी आती है? हमारे क्यूमुलस क्लाउड की बात आती है। क्यूमुलस क्लाउड्स आर लाइक कॉटन वुल। और ये कॉटन जैसे होते हैं। कहाँ हैं आपके क्यूमुलस? क्यूमुलस आपके कहाँ हैं भैया? ये हैं आपके क्यूमुलस। तो ये देखिए इस प्रकार के होते हैं ना, ये नीचे आपके क्यूमुलस हैं, ये यही वाले हैं आपके क्यूमुलस। ठीक, उसको याद कर लीजिए आप। तो क्यूमुलस क्लाउड्स आर लाइक कॉटन वुल, ये वुल के जैसे होते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि कॉटन के वुल यानी ऊन जैसा कौन सा होता है, तो आप कह सकते हैं क्यूमुलस होता है। ठीक, दे जनरली फॉर्म्ड एट अ हाइट ऑफ 4000 से 7000 मीटर के आसपास होते हैं, और दे एग्जिस्ट इन पैचेज, ये पैचेज में होते हैं। कैन बी सीन इन स्कैटर्ड हियर एंड देयर, और यही हमें ज़्यादातर दिखते हैं इधर उधर फैले हुए। दे हैव अ फ्लैट बेस, इनका जो बेस होता है वो फ्लैट होता है। फिर स्टेटस की बात आती है, जैसा कि इनका नाम बताता है, दे आर लेयर्ड। स्टेटस यानी ये देखिए स्टेटस लिखा है, यानी इसका नाम अगर आप देखेंगे तो लेयर्ड क्लाउड, कवरिंग लार्ज पोर्शन ऑफ द स्काई, जो कि लार्ज पोर्शन कवर करते हैं स्काई का। दीज क्लाउड्स आर, एक होता है ना स्ट्रेटिफाइड लेयर आपकी होती है, तो उसे स्टेटस होता है आपका। ठीक, तो दे आर जनरली फॉर्म्ड आइदर ड्यू टू लॉस ऑफ हीट, या तो ये लॉस ऑफ हीट की वजह से फॉर्म होते हैं, या मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस, यानी जब दो एयर मास आई यहाँ पर एक दूसरे से टकराई, तो जो यहाँ पे एयर मास ऊपर गई उसकी वजह से होता है। फिर निम्बस आता है। निम्बस क्लाउड्स आर ब्लैक और डार्क ग्रे, और ये ब्लैक और डार्क ग्रे होते हैं। दे फॉर्म मिडल लेवल्स और वेरी नियर टू द सरफेस, या तो ये मिडल लेवल पर होते हैं निम्बस क्लाउड्स, और या ये बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं। ये देखिए निम्बस हैं आपके, निम्बो स्टेटस निम्बस। तो इसमें देखते हैं हम, क्यूमुलस हो गया, स्टेटस हो गया। ठीक, ये देखिए सीरस, क्यूमुलस, क्लाउड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आइए निम्बस क्लाउड्स हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ऑफ द अर्थ, दीज आर एक्सट्रीमली डेंस, ये काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं, ओपैक होते हैं टू द रेज ऑफ द सन, यानी इससे रेज जो है सन की वो छन करके बाहर नहीं आती हैं, ये उसको रोक लेते हैं, इतने ज़्यादा ये डेंस होते हैं। इनका अल्बीडो तो हाई होने वाला है, आपको पता है, या फिर ये अब्जॉर्ब करेंगे। समटाइम द क्लाउड्स आर सो लो, और इतना ऐसा ऐसा कभी होता है ना कि बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं, दैट दे सीम टू टच द ग्राउंड, ऐसा लगता है जैसे ये ज़मीन को छू रहे हैं। निम्बस क्लाउड्स आर शेपलेस मासेस ऑफ थिक वेपर, और ये शेपलेस होते हैं, जनरली इनका कोई जो है शेप नहीं होता। तो ये वाले हैं आपके विचार दे। तो इसमें आप पहचानिए कौन सा आपका है, कौन से बारे में बात कर रहा है। तो ये डार्क है ना, दिख रहा है आपको फिगर में। ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 बेसिक टाइप्स, और इन 4 बेसिक टाइप्स के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं कैन गिव राइज
टू फॉलोइंग टाइप, और इनसे ही आगे चल के बने होते हैं जो जी अभी मैंने आपको दिखाया। जैसे कि हाई क्लाउड जो हो गए उनको सीरस कहेंगे, सीरोस्टेटस कहेंगे और सीरोक्यूमुलस कहेंगे। मिडिल क्लाउड्स को हम क्या कहेंगे, अल्टोस्टेटस, अल्टोक्यूमुलस कहेंगे। लो क्लाउड को स्ट्रेटोक्यूमुलस और निम्बोस्टेटस कहने वाले हैं। एंड क्लाउड्स विथ एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट, और जो क्लाउड होते हैं जिसमें एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट होता है यानी नीचे से तक ऊपर तक होते हैं, उनको क्यूमुलस या फिर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहेंगे, जैसा कि आपके साइक्लोन्स वगैरह में आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। तो द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस कंडेंसेशन, तो यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूअस कंडेंसेशन की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है इन फ्री एयर में हेल्प्स द कंडेंस्ड पार्टिकल टू ग्रो इन साइज, और जिससे जो कंडेंस्ड पार्टिकल हैं उनकी साइजेस में बढ़ोतरी होती है। व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ एयर फॉल्स टू होल्ड देम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और जब ऐसा होता है कि जो रेजिस्टेंस एयर का है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अप ड्राफ्ट होती है यानी ऊपर से नीचे से जो हवा जा रही है उनको ऊपर ठेल रही है, तो जब वो रजिस्ट दोनों में एक फोर्स लगेगा। अब जब इसकी फोर्स ज़्यादा होगी, नीचे वाले की फोर्स ऐसे ऊपर जा रही है, ऊपर वाली ज़्यादा होगी, फिर वही फूंक के बताने वाली बात है, तो वो जल्दी गिरेगा या लेट गिरेगा, आप बताइए। अगर इसकी फोर्स ज़्यादा है तो ये नहीं गिर पाएगा, लेकिन अगर इसकी वेट ज़्यादा हो गई और इसकी फोर्स से ये ज़्यादा है, जितना ये फोर्स लगा रहा है, तो ये ऐसे नीचे गिर जाएगी, तो ग्रेविटी वहाँ पे ज़्यादा काम करेगी। तो व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ एयर फेल्स, जब रेजिस्टेंस जो एयर का वो फेल हो जाता है होल्ड करने में देम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी के खिलाफ, दे फॉल ऑन द अर्थ सरफेस, तो वो अर्थ की सरफेस पर आकर के गिर जाते हैं। सो आफ्टर द कंडेंसेशन, और इस वजह से कंडेंसेशन के बाद वाटर वेपर, सो आफ्टर द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर द रिलीज ऑफ मॉइस्चर इज नोन एज प्रेसिपिटेशन, जो मॉइस्चर वहाँ से आता है उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। दिस में टेक प्लेस इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो। लिक्विड फॉर्म में आपकी रेन के रूप में हो सकती है और सॉलिड फॉर्म में आपकी क्रिस्टल्स वगैरह, हेल स्टॉर्म्स और ये आइस स्नो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। द प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड रेनफॉल, जो वाटर के फॉर्म में होता है उसको हम रेनफॉल कहते हैं। जब टेम्परेचर लो होता है जीरो से, या फिर ज़ीरो हो जहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट हो, और उससे और ज़्यादा, जितना ज़्यादा लोअर जाएगा उतना ज़्यादा फास्ट वो होगा, इंस्टेंट होगा कन्वर्जन। प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस इन फॉर्म ऑफ फाइन फ्लेक्स ऑफ स्नो, तो आपने देखा होगा स्नो होता है ना, तो ऐसे फ्लेक्स, छोटे छोटे फ्लेक्स का मतलब क्या है कि आपने देखे होंगे जो छोटे छोटे कॉर्न फ्लेक्स होते हैं, फिर ऐसे पतली पतली पत्तियाँ जैसी बना देते हैं ना, तो उसको फ्लेक्स कहते हैं। तो स्नो के ऐसे फ्लेक्स आते हैं, जैसे पत्तियाँ होती हैं वैसे वो गिरती हैं, इसको हम स्नोफॉल के रूप में जानते हैं। मॉइस्चर इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल, और एक हेक्सागोनल मतलब हेक्सा मतलब कितने होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो इस टाइप के हेक्सागोनल कुछ होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे दीज क्रिस्टल्स फॉर्म फ्लेक्स ऑफ स्नो, और ये क्रिस्टल्स स्नो के फ्लेक्स बनाते हैं। बिसाइड रेन एंड स्नो, अब रेन और स्नो के अलावा यहाँ पे अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्लीट एंड हेल, क्योंकि ये अभी स्लीट और मान लीजिए और ज़्यादा ठंडा हो गया और ज़्यादा कंडेंस हो गया तो बड़े बड़े हेल ऐसे बना लेंगे, मतलब पथरा पड़ रहा है भैया भागो, यही होता है। दो द लैटर आर लिमिटेड इन ऑकरेंस, जो लैटर हैं यानी ये जो बाद वाले हैं स्लीट एंड हेल, वो लिमिटेड होते हैं, ऑकरेंस में बहुत कम होते हैं। दे आर स्पॉडिक इन बोथ टाइम एंड स्पेस, ठीक है। स्लीट इज फ्रोजन रेन ड्रॉप एंड रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर, जो स्लीट होता है इज फ्रोजन रेन ड्रॉप, स्लीट क्या है, एक फ्रोजन रेन ड्रॉप है, एंड रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर, और जो स्नो वाटर मेल्ट हो जाती है वो रीफ्रोजन हो जाती, जो उसको रीफ्रीज कर दे तो उसे ही हम लोग स्लीट के नाम से जानते हैं, ठीक। अब व्हेन अ लेयर ऑफ एयर विद द टेम्परेचर एवर फ्रीजिंग पॉइंट ओवरलाइज अ सब फ्रीजिंग लेयर नियर द ग्राउंड, अब मान लीजिए कि ऐसे आ रही है, ठीक। अब व्हेन अ लेयर ऑफ एयर विद द टेम्परेचर एवर फ्रीजिंग पॉइंट, अब ऊपर जो एयर है यहाँ पे एवर फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है, तो यहाँ पे जब अगर नीचे ऊपर से ऐसे आई बारिश, ठीक है, बारिश की बूंदें आ रही हैं भैया, मस्त मस्ती में जा रही हैं, मगन होके आ रही हैं नीचे, कह रही हैं आज तो मैं धरती से मिलूंगी, धरती से पवन से, ठीक है। और ऐसे आई जब पृथ्वी की आगोश में खुद को लेकर के बढ़ रही है धीरे धीरे, अब इसके ऊपर एक ऐसी एयर की लेयर आई जिसका टेम्परेचर हो गया ज़्यादा, अब इसका टेम्परेचर है ज़्यादा और इसकी नीचे वाली लेयर का टेम्परेचर है कम, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ से वाटर से अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में, स्लीट के फॉर्म में, ठीक। विच लीव्स द वार्मर एयर एनकाउंटर द कोल्डर एयर बिलो, और ऐसी रेन ड्रॉप्स जो कि नीचे कोल्ड एयर में आती हैं फिर कहती हैं क्या करूँ,
मन तो मेरा था पानी बन के जाने का, लेकिन मेरे साथ परिस्थितियाँ ऐसा खिलवाड़ कर गई कि मुझे बर्फ बनना पड़ गया। एज अ रिजल्ट दे सॉलिडिफाई, वो सॉलिडिफाई होती हैं और ग्राउंड पर स्मॉल पेलेट्स के फॉर्म में आती हैं ऑफ आइस नॉट बिगर देन द रेन ड्रॉप्स। वो बिगर नहीं होती, रेन ड्रॉप ऐसे छोटी छोटी रेन ड्रॉप आएंगी तो वो वही रेन ड्रॉप ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उससे बड़ी नहीं होती है। दे फॉर्म सम टाइम ड्रॉप ऑफ रेन आफ्टर बीइंग रिलीज बाय द क्लाउड्स। कुछ बार क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो ड्रॉप होती हैं रेनफॉल की आफ्टर बीइंग रिलीज्ड, जब वो रिलीज की जाती हैं, फिर क्या होता है, समटाइम द ड्रॉप्स ऑफ रेन आफ्टर बीइंग रिलीज बाय द क्लाउड्स, जब वो क्लाउड से रिलीज होती हैं, बिकम सॉलिडिफाइड इनटू द स्मॉल राउंडेड सॉलिड पीसेस ऑफ आइस, तो वो सॉलिड पीसेस ऑफ आइस में कन्वर्ट हो जाती हैं। एंड विच रीचेस द सरफेस आर कॉल्ड हेलस्टॉर्म्स, और उनको क्या कहते हैं, हम हेलस्टॉर्म कहते हैं। यानी पहले ड्रॉप बनी है तो ड्रॉप जो नीचे आई उसको हम क्या कहते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती, इस वजह से उसको स्लीट कहते हैं। लेकिन जब वही ऊपर से ही वहाँ पे इतना टेम्परेचर उनको ठंडा मिलता है कि वो बड़े बड़े फॉर्म्स में आ जाती हैं, तो बड़े फॉर्म में आएंगी तो हेलस्टॉर्म कहते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय रेन वाटर पासिंग थ्रू कोल्डर लेयर, और ये भी रेन वाटर के थ्रू ही होती हैं जो कि कोल्ड लेयर से पास होती है। हेलस्टॉर्म हैव सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ आइस वन ओवर अदर, और यहाँ पे सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती हैं एक के ऊपर एक, किसकी, आइसेस की। टाइप्स ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल के टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, तो बेसिस ऑफ ऑरिजिन, तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी उनकी ऑरिजिन का बेसिस क्या है, उनके जन्म का जो बेसिस है वो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अब पूछे कि आप कहाँ से पैदा हुए हैं, किस जगह से पैदा हुए हैं, कैसे पैदा हुए हैं, कहाँ से पैदा हुए हैं, कहाँ से आए हैं, आपका ऑरिजिन कहाँ है, किस जगह रहते हैं, तो उसी आधार से जज किया जाता है कि हाँ अच्छा आपका बैकग्राउंड कैसा है, कहाँ है, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी हुई है। आप आईआईटी से पढ़े हैं तो हो सकता है आप अच्छे बच्चे रहे हों, आपने मेहनत करी हो, स्टेम आपका मजबूत रहा हो, आपने जो है यहाँ से पढ़ाई की है, वो ऐसा वैसा तो उसका बैकग्राउंड होता है। तो उसी बेसिस ऑफ ऑरिजिन पर रेन में भी क्लासीफाइड, तो यहाँ पे रेंज जो है वो 3 मेन टाइप्स में क्लासीफाई होती है, एक कन्वेंशनल हो गई, एक ओरोग्राफिक हो गई और रिलीफ, और एक साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल हो गई। तीनों अच्छी तरीके से हम समझने वाले हैं। कन्वेंशनल रेनफॉल क्या है, कन्वेंशनल मतलब जो ऐसे कन्वेंशनली होती है, जो हमेशा से जो ये रूल है, नियम है, विधि विधान है, प्रभु का विधि विधान के आधार पर जो गतिविधियाँ होती हैं आपके रेन में, वो आपकी ऐसे कन्वेंशनल वाली हैं, जिसमें क्या होता है, एयर हीट होती है। अब एयर हीट हुई तो यहाँ पे हल्की हुई तो ऊपर गई तो कन्वेक्शन करंट के फॉर्म में ऊपर जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाती है ये एक्सपैंड करती है और लूज करती है हीट को कॉन्सिक्वेंटली। फिर यहाँ पे कंडेंसेशन होता है जब ऊपर ठंडी होती है, और क्यूमुलस क्लाउड्स ये फॉर्मेशन करती है विद थंडर एंड लाइटनिंग, जिसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं जो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक एक एंड पे चले जाते हैं, और वो जब ऐसे ऐसे टकराते हैं एक दूसरे से तो वहाँ पर जो है हैवी थंडर हमें स्टॉर्म देखने को मिलते हैं, जब बादल आके गड़र गड़र करते रहते हैं। फिर क्या होता है, हैवी रेनफॉल टेक्स प्लेस बट दिस डज नॉट लास्ट लॉन्ग, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन फॉल तो होती है पर ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। सच रेन इज़ कॉमन इन समर और इन हॉटर पार्ट ऑफ द डे। और आप लोगों ने इक्वेटर पे देखा होगा कि ऐसे अचानक से आप बैठे हुए हैं और मौसम एकदम बढ़िया बढ़िया सा लग रहा है, धूप हुई है, बहुत ख़तरनाक धूप है, बहुत गर्मी पड़ रही है, फिर आप देखते हैं अपना मोबाइल खोल के इंस्टाग्राम की रील खोल लेते हैं जिसमें आजकल सब लोग डूबे हुए हैं, तो उसमें आप भी डूब जाते हैं। फिर अचानक से क्या होता है, 10-20 रील देखते देखते 10 मिनट बीत जाता है और 10 मिनट में आप देखें कि आपकी ऊपर झव हुआ पानी गिर पड़ा है और वहाँ पे आप भीग जाते हैं, रील में दीवाने हैं। घर पे गए, मम्मी आपको इतना कूट दी, बोली क्या कर रहे थे, बोले मम्मी बता भी नहीं सकते, रील देखते हैं, रील देख रहे थे, पता ही नहीं चला कब बारिश हो गई। यानी ऐसे बादल आएंगे आपको भिगा के चले जाएंगे, फिर घर पहुँचते पहुँचते जो है बादल ख़त्म हो गए। अब मम्मी हो सकता है किचन उचन में खाना बना रही हूँ, बाहर ना देखी हूँ कि बारिश हुई कि ना हुई, और आप जाकर बता रहे हैं मम्मी ऐसे बारिश आई ऐसे चली गई। बोली भैया हमको पागल समझे हो क्या तुम, कूट देंगी तुमको। फिर यही चीज़ है, इट इज़ वेरी कॉमन इन इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में देखिए खुद बता रहा है, एन इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, और कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। गर्मी क्यों ज़्यादा होती है इंटीरियर पार्ट में, क्योंकि वहाँ पर विंड जो है वो जो कौन सी विंड जो आपकी समुद्र के ऊपर से आ रही मॉइस्चर लेके आ रही वो वाली विंड पहुँच नहीं पाती है, क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाती हैं वहाँ पानी दे के आती हैं, पानी देंगी, ह्यूमिडिटी देंगी, तो कुछ तो ठंडापन लगेगा और वहाँ पर बारिश भी होगी। ठीक, पार्टिकुलरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही क्यों होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तुम रहते ही हो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड है, ओशन है, तो साउथ में थोड़ी होगा।
ठीक। ओरोग्राफिक रेन, व्हेन द सैचुरेटेड एयर वास, अब ओरोग्राफिक का क्या मतलब है, ओरोग्राफिक, तो ओरोग्राफिक मतलब ये किससे रिलेटेड है, ये आपके वैली से रिलेटेड है। व्हेन द सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस द माउंटेन, जब कोई सैचुरेटेड एयर मास किसी कम्स अक्रॉस ए माउंटेन, किसी माउंटेन के पास जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका माउंटेन है, अब यहाँ पे ऐसे देखिए ये, अब इस माउंटेन के पास ऐसे मस्त मस्त ठंडी ठंडी हवा जा रही है, वो ठंडी ठंडी हवा, उसको हवा का काम है आगे बढ़ेगी। अब ऐसा हम लोगों जैसा आलसी नहीं है कि आगे पहुंचिए, पहाड़ मिल गया और पहाड़ के बाद तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये हम लोगों जैसे आलसी तो होता नहीं है कि ऐसे रुक जाएगा, बोलेगा भैया आगे पहाड़ है हम आगे नहीं जाएंगे, सिलेबस बहुत बड़ा है। ये कहेगा नहीं हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, तो ये ऐसे पहाड़ पे चढ़ने लगता है। जब पहाड़ पे चढ़ने लगा तो ये थी गर्म हवा, या कुछ ठंडी भी होगी क्योंकि वो ऊपर नहीं जा रही है। तो अब यहाँ पे जैसे जैसे ये ऊपर चली, तो आपको पता है कि ELR एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट होता है ना, ठीक है। अब उसमें -6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 किलोमीटर के हिसाब से कंडेंसेशन हमें होगा, देखने को मिलेगा। फिर ये जो है बादल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बादल का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ से ये क्रिस्टल्स यहाँ पे बनेंगे। फिर ये जो अप ड्राफ्ट है, अब ये जो अप ड्राफ्ट ऊपर जा रही है, जब ये जैसे कमज़ोर होगी तो ये डाउन ड्राफ्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और ये सारी ग्रेविटी की वजह से नीचे भाग आएंगे। तो यहाँ पे जो रेन हुई, यहाँ पे थंडर स्टॉर्म भी क्रिएट हो जाता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स भी बन जाते हैं जब ज़्यादा जो अप ड्राफ्ट है वो होने लगेगी। फिर जैसे ही ये नीचे आई, अब यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब, बहुत ख़तरनाक रेन हो गई, यानी बारिश हो गई। तो बारिश में अब क्या होगा, बारिश में मज़ा आएगा और क्या होगा, अब इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर जाएगा और बारिश हो जाएगी। फिर ये फोर्स करता है राइज करने के लिए, एक्सपैंड करेगा, एयर का जो टेम्परेचर है वो नीचे जाएगा, मॉइस्चर कंडेंस हो जाएगा। चीफ कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट ऑफ रेन इज दैट द विंड वार्ड स्लोप जो होगी वो रिसीव ग्रेटर रेनफॉल। तो आपको जैसे कि मैंने बताया फिगर में, अब जिस तरह बारिश होगी, चलिए फिर यहाँ पे आप देखेंगे जैसे यहाँ पे इस तरह पूरी बारिश हो गई है, तो अब यहाँ से जो विंड होगी वो ड्राई हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी सारी जो मॉइस्चर है, जो सारा रेनफॉल या इधर हो गया है। तो अब इधर आएगी आपकी ड्राई विंड, और यहाँ पे इसको स्नोइटर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर बर्फ़ वगैरह होगी तो ये वार्म हो जाएगी, तो इसको जो है पिघला देगी, मेल्ट कर देगी, ठीक। आफ्टर गिविंग रेन इन द विंडवर्ड साइड में, व्हेन दीज विंड रीचेस टू द अदर स्लोप, जब ये दूसरे स्लोप की तरफ जाती हैं तो नीचे आती हैं, डिसेंड करती हैं, एंड दियर टेम्परेचर राइजेस, और उनका टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगेगा। अब देन दियर कैपेसिटी टू टेक मॉइस्चर इंक्रीजेज, और इस वजह से इनकी जो कैपेसिटी है मॉइस्चर लेने की वो इंक्रीज कर जाती है। दीज लीवार्ड स्लोप्स रिमेन रेनलेस एंड ड्राई, और ये ड्राई हो जाती हैं और इनमें रेन नहीं होती है। द एरिया सिचुएटेड ऑन द लीवर साइड विच गेट्स लेस रेनफॉल इज नोन एज रेन शैडो एरिया, और इट ऑल्सो नोन एज रिलीफ रेन, यानी जहाँ पे रेन नहीं है रिलीफ रेन है, और रेन शैडो एरिया कहते हैं, ठीक। साइक्लोनिक रेन क्या होती है, यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द एक्स्ट्राट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ा, साइक्लोनिक रेन के बारे में पढ़ा है चैप्टर 10 में, चैप्टर 10 जाके पढ़ लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की। तो डिफरेंट प्लेसेज ऑफ द अर्थ सर्फेस रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ईयर एंड दैट इज टू इन डिफरेंट सीजन, यानी अलग अलग सीजन में, एक साल में जो अलग अलग जगह हैं वहाँ पे जो रेन है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। जनरली अगर हम कहेंगे तो एज वी प्रोसीड फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवार्स रेनफॉल गोज डिक्रीजिंग, जैसे ही हम इक्वेटर से पोल पे जाएंगे वहाँ पे रेनफॉल कम होती है, क्योंकि हवा जो है वो गर्म नहीं हो पाती, गर्म नहीं होगी ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी तो कंडेंस नहीं होगी। बहुत ज़्यादा कुछ अगर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा ठंडी जगहों में तो वो फॉग मिस्ट देखने को मिलेगा, यानी नीचे की चीज़ नीचे ही रह जाती है, ऊपर नहीं जा पाती है। अर्थात यदि उनको बहुत ऊर्जा नहीं मिलती है प्रचुर मात्रा में, अर्थात यदि प्रचुर मात्रा में उन्हें ऊर्जा का रसस्वादन नहीं होता है तो भूमि को छोड़ करके स्वच्छंद विचरण के लिए आकाश में वो नहीं जाती हैं, गमन नहीं करती हैं, ठीक है। द कोस्टल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड रिसीव ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल, कोस्टल एरियाज में ज़्यादा रेनफॉल होती है, इंटीरियर में कम होती है, क्यों, समुद्र से वो लेके आ रही है हवा, ठीक। फिर द रेनफॉल इज मोर ओवर द ओशन दैन ऑन लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड, अब रेनफॉल ओशन में ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि वहीं से पानी उठा, वहीं पे गया, कंडेंस हुआ और वहीं पे गिर गया। बिकॉज ऑफ द बीइंग ग्रेट सोर्स ऑफ वाटर, क्योंकि वहाँ पे पानी ज़्यादा होता है। बिटवीन 35 से 40 डिग्री 35 डिग्री एंड 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ
ऑफ द इक्वेटर द रेन इज़ हैवियर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे 35 से 40 डिग्री पे तो ईस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा होती है, एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग टू द वेस्ट, और वेस्ट में जैसे जाएंगे वो कम होती रहती है। बट विद 45 से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में ऑफ इक्वेटर ड्यू टू वेस्टर्लीज, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्लीज चलती रहती हैं, द रेनफॉल फर्स्ट रिसीव ऑन द वेस्टर्न मार्जिन, जो रेनफॉल वेस्टर्न मार्जिन पर पहले रिसीव हो जाती हैं ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्ली ऐसे आ रही है, तो जब वेस्टर्ली ऐसे जाएगी, यानी ये वेस्टर्ली ऐसे जा रही है, तो ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, एक मिनट यहाँ से, ठीक है, वेस्टर्ली ईस्ट और वेस्ट ऐसे जाएगी, यानी वेस्ट से जो आ रही है वेस्टर्ली ये होगी ना, तो आपका ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ऐसे आप मैप पे ये इक्वेटर हो गया आपका। ठीक, तो यहाँ पे किस पे मिलेगा, वेस्टर्न मार्जिन पे मिलेगा। जो आपके लैंड जो है वेस्टर्न मार्जिन पे आएंगे उनके ऊपर जो है ज़्यादा हमें देखने को मिल जाएगी कि रेन हो रही है वेस्टर्लीज की वजह से। ठीक, एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, और ईस्ट की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे वहाँ पे डिक्रीज होगा। इस वजह से आप लोगों ने देखा है कि यूरोप वगैरह में ज़्यादा अच्छी बारिश होती है, लेकिन जैसे जैसे आप और आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं आपके कजाकिस्तान, सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, इन सब जगहों पे कॉन्टिनेंटलिटी होती है और डेजर्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये वेस्ट वहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पे आपको मिलेंगे कोस्टल एरियाज से, और हवा इस तरफ चल रही है। द रेन इज ग्रेटर ऑन द कोस्टल प्लेन पे ज़्यादा होती है, ऑन द विंडवर्ड साइड एंड डिक्रीजेस टुवर्ड्स द लीवर्ड साइड, और उसमें कहीं आपको माउंटेन्स वगैरह भी दिखेंगे, यानी विंड जिस तरफ से आ रही है वहाँ ज़्यादा होगा, लीवर्ड साइड तरफ विंड नहीं है, उस तरफ नहीं होगी या कम होगी। ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन, तो जितना टोटल प्रेसिपिटेशन हो रहा है अगर उसके आधार की बात करें तो मेजर प्रेसिपिटेशन रेगिम्स ऑफ द वर्ल्ड आर आइडेंटिफाइड एज बिलो। द इक्वेटोरियल बेल्ट, सबसे पहले इक्वेटोरियल बेल्ट की बात करते हैं। द विंडवर्ड स्लोप ऑफ माउंटेन्स, जिस तरफ विंड आ रही है माउंटेन अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, द इन कूल टेम्परेचर जोन, जहाँ पे टेम्परेचर कूल होता है, एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ मानसून लैंड रिसीव्स हैवी रेनफॉल 200 सेंटीमीटर पर एनम। तो आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा रेनफॉल जो है इक्वेटोरियल बेल्ट की बात करता हूँ, क्योंकि इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन ऊपर जाएगा तो बहुत सारे बादल बनाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, आप देखेंगे कि जब तो अगर वो बादल बना देगा इक्वेटर पे तो वहाँ पे गर्मी कम पड़ेगी टॉपिक के कंपैरिजन में, क्यों, क्योंकि फिर अल्बीडो इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ऊपर ऐसे बादल है और उसने कवर कर लिया फिर इंसोलेशन को, तो बहुत ज़्यादा हीट नीचे आएगी नहीं, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कूल होता रहता है ड्यू टू रेन। तो वही चीज़ कह रहा है कि जब विंडवर्ड साइड ऑफ माउंटेन अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट, यानी अगर कोई भी माउंटेन वेस्टर्न कोस्ट की तरफ है और उसके ऊपर से हवा चढ़ेगी, ओरोग्राफिक रेन होगी, द कूल टेम्परेट जोन, जो कूल टेम्परेट जोन है, एंड कोस्टल एरियाज ऑफ मानसून लैंड, और मानसून लैंड के जो कोस्टल एरियाज हैं जैसे कि आपका हो गया इंडिया हो गया, उसकी भी बात इसमें हो रही है, यानी मल्टीपल जगह हैं एक चीज़ में, यही सेंटेंस में एक ही लाइन में सबको जोड़ दिया है इसने, तो आपको सब समझा रहा है। धीरे धीरे हम सब बात करेंगे आगे। इंटीरियर कॉन्टिनेंटल एरियाज रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, जो इंटीरियर कॉन्टिनेंटल एरियाज हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, इधर इराक ईरान हम चले जाएंगे इंटीरियर में, वहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होगी, वेरी होगी 100 to 200 सेंटीमीटर पर एनम। जो कोस्टल एरियाज होंगे कॉन्टिनेंट के, वो मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल में अच्छी खासी रेनफॉल होगी। सेंट्रल पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल लैंड, जो ट्रॉपिक्स पे आपके लैंड हैं, एंड ईस्टर्न एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द टेम्परेट, और टेम्परेट जोन जो आपके हो गए टेम्परेट लैंड रिसीव रेनफॉल वेरिंग 50 से 100 सेंटीमीटर पर, यहाँ पे कम होने वाली है, 50 से 100 सेंटीमीटर तक ही मिलेगी। ऐसे एरियाज लाइंग रेन शैडो जोन, रेन शैडो जोन वो होता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर मुंबई की बात करता हूँ तो आप देखेंगे जो वेस्टर्न घाट्स है मुंबई में, वो जब ऐसे समुद्र से आती है आपकी अरेबियन सी से पूरी ऐसे लेके आई हवा विंड, और उसके साथ क्या हुआ, वाटर वेपर लेके आई, लेकिन जब ये वाटर वेपर लेके आती है तो यहाँ पर हमें मिल जाते हैं वेस्टर्न घाट्स, जो कि पुणे को सेपरेट करते हैं आपकी मुंबई से। तो इस वजह से यहाँ मुंबई में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन पुणे में उतनी बारिश नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। ठीक है, हाई लैटिट्यूड रिसीव वेरी लेस देन 50 सेंटीमीटर पर एनम। तो ऐसे जो एरियाज़ हैं इन रेन शैडो जोन मतलब आपका पुणे हो गया, और टूवर्ड्स यानी विंडवर्ड साइड क्या हुआ आपका मुंबई हो गया, लीवर्ड साइड आपका पुणे हो गया, और लीवर्ड साइड को ही रेन शैडो जोन कहते हैं, यानी यहाँ पर रेन ना पड़ पाए वो छिप जाती हैं। जैसे दीपक तले अंधेरा होता है, दीपक का शैडो होता है, वैसे माउंटेन का शैडो जिस तरफ पड़ेगा, अब यहाँ से लाइट आएगी, जैसे ये है, हमेशा इसको ऐसे याद करिएगा, जैसे यहाँ से लाइट आई, अब यहाँ से अगर वाटर वेपर आया, ये लाइट आई, तो इधर क्या बनेगा आपका शैडो बनेगा, और जब इधर शैडो बनेगा यानी इधर परछाई बनेगी, तो बस वैसे मॉइस्चर भी इधर आई तो इधर परछाई बनी, इधर बारिश नहीं होगी, ये छिप जाएगा, पीछे हो जाएगा। सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल प्रोवाइड एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जज इट्स एक्सट्रीमनेस, और जो सीजनल
डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का, वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जज करने के लिए कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। इन सम रीजन, कुछ रीजन्स की अगर हम बात करते हैं तो रेनफॉल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। वहाँ पे हमेशा वैसे अक्सर इधर उधर थोड़ी बारिश होती रहती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कभी इतना हो गई उतना हो गई, मतलब उसमें कुछ तो बहुत ज़्यादा सडन वेरिएशन या चेंजेस नहीं आते हैं। सच एज इन इक्वेटोरियल बेल्ट, जैसे कि इक्वेटोरियल बेल्ट में है वहाँ हमेशा ही बारिश होती रहती है। एंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ कूल टेम्परेट रीजन, और कूल टेम्परेट रीजन के वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी है वीडियोस, और अच्छी तरीके से पढ़िए। ये हमारा पूरा जो है अब एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें 6, 7, 8 हमने जो है वो पढ़ाई कर ली है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये आपके PYQ के लिए बहुत ज़्यादा, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये पूरा क्लाइमेट पढ़ लिया, और क्लाइमेट ही इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ये सारे चैप्टर हैं जिसमें से हर साल आपके 2 से 4 क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि क्लाइमेट से पूछने ही वाला है। एंड वी हैव ऑल्सो कवर्ड वाटर। ये देखिए वाटर इन द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे इतना वाटर तो बढ़ा है, अब ओशंस के बारे में भी बात करेंगे हम, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्री एंड लैंड फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी इसको हमने ख़त्म कर दिया, अब दूसरी यूनिट ख़त्म करेंगे। यूनिट 4 हमारी कंप्लीट हो गई, 8, 9, 10, 11, 12। तो आप बताइए आपने ये पूरी यूनिट देखी है या नहीं देखी है। अब नेक्स्ट यूनिट हम फिर स्टार्ट करेंगे, कौन सा, वाटर वाला स्टार्ट करेंगे, लाइफ ऑफ अर्थ। तो आप मुझे बताइए क्या मैं शुरू करूँ। मैं सोच रहा हूँ ना पहले आपको ये वाटर पढ़ा देता हूँ, मूवमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि इससे आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगेगा, और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं क्योंकि यहाँ पे करंट्स वगैरह के बारे में बात हो रही है। तो ये मैं आपको पढ़ा दूंगा। बाकी उसके बाद लाइफ ऑन अर्थ ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसमें से 1 आध 2 क्वेश्चन आ सकता है, पर वो अभी ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहले कॉन्सेप्ट क्लाइमेट ज़्यादा ज़रूरी था, ये हो गया है। फिर एक चीज़ होती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये भी हम पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओशन कॉन्टिनेंट। लैंड फॉर्म्स जो होते हैं इसमें से आपके क्वेश्चंस आते हैं लैंड फॉर्म में से, लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस ये थोड़ा सा बड़ा होगा चैप्टर, लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। इसमें बहुत सारी चीज़ें इधर उधर बनती हैं, तो इसको भी हम अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये यूनिट ख़त्म करूँ, यूनिट हुई 5 वाटर। और क्योंकि ओशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओशन से 1 आध क्वेश्चन आपके मेंस में भी ज़रूर आते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम, ठीक।